हेलो दोस्तों, वेलकम टू योर एजुकेशनल इंफॉर्मेशनल चैनल साहित्य सागर। मेरा नाम है डॉक्टर अलका और दो तीन चीज़ें मैं आपको पहले ही बता दूं वीडियो शुरू करने से पहले कि जो आपकी इकाई 10 थी, आपका जो एमपीपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर का जो पाठ्यक्रम है उसके अनुसार जो आपकी इकाई 10 थी, तो उसके कुछ वीडियोस हमने बना लिए हैं। यहाँ अब आप देख सकते हैं, ये एमपीपीएससी सहायक प्रोफेसर हिंदी साहित्य 2025-26 ये हमने एक प्लेलिस्ट बनाई है। हमने कोशिश की है कि पाठ्य सामग्री जो हो, ऑथेंटिक जो प्रामाणिक जो पाठ्य सामग्री हो वो मैं आप तक उपलब्ध करवाऊं। तो ये मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में से कुछ वीडियोस हैं जो आपको अगर उपयोगी लगे तो आप यहाँ पर देख सकते हैं। आज हम बुंदेलखंड के बारे में पढ़ेंगे, तो उसको शुरू करने से पहले मैं एक चीज़ आपको यहाँ पर ये बता दूं कि जो मैंने बुंदेलखंड के बारे में पढ़ाई की है अभी बहुत दिनों से। अगर आपको मालवा के बाद वीडियो नहीं मिला तो आप ये समझिए कि मैं अभी बुंदेलखंड के जो पाठ्य सामग्री थी उनको खोज रही थी। खोज इसलिए रही थी कि मैंने पिछले साल भी इसके लिए जो कुछ पाठ्य सामग्री है वो बनाई हुई थी। मैं आपको यहाँ पर दिखा देती हूँ। अगर आपने पूर्व में मेरे वीडियो देखे होंगे तो आपको पता होगा, नहीं देखा होगा तो मैं आपको यहाँ पर दिखा देती हूँ। ये पिछले साल के मेरे जो एक प्रकार से पाठ्य सामग्री थी वो थी, पर इसमें मैंने कुछ अब संपादित किया हुआ है। और क्या संपादित किया है मैं आपको बताऊंगी। तो इसलिए मुझे अब इतना समय लग गया था क्योंकि मैं आपके लिए अच्छे से अच्छी पाठ्य सामग्री यहाँ पर खोज रही थी। पिछली बार जब हमने मालवा के बारे में बात की थी तो हमने मालवा के बारे में आपको कुछ पुस्तकों के बारे में बताया था कि आप ये पुस्तकें देख लीजिएगा। आज भी हम देखेंगे कुछ पुस्तकों के बारे में। और पिछली बार भी मैंने आपको एक पुस्तक बताई थी कि ये आपके लिए अच्छी हो सकती है, क्योंकि मुझे अच्छी लगी थी। ऐसा ज़रूरी नहीं कि आपको भी अच्छी लगे, पर मेरी जो वो 500 पुस्तकें, 500 पृष्ठ की जो पुस्तकें थी, कुछ पुस्तकें मैंने पढ़ी 500 300 ऐसे पृष्ठों की पढ़ी, तो मुझे वो पुस्तक ज़्यादा अच्छी लगी। फिर 2 साल के पेपर जितने हुए, आपके एग्ज़ाम हुए, उन परीक्षाओं में जो भी प्रश्न पूछे गए थे उनका मैंने अगर एक प्रकार से देखा, एनालिसिस किया, तो मुझे ऐसा लगा कि वो पुस्तक आपके लिए अच्छी हो सकती है। इसी तरह से आज बुंदेलखंड के लिए भी मैं आपको एक पुस्तक बताऊंगी, और जो भी पुस्तकें मैं आपको बता रही हूँ आपको ऑनलाइन उपलब्ध हो जाएंगी, तो उसमें आपको बिल्कुल खोजने की ज़रूरत नहीं है, आपको वो ऑनलाइन पुस्तकें उपलब्ध हो जाएंगी। चलिए, तो हम सबसे पहले देखते हैं। पुस्तक का नाम बता दूं उसके पहले मैं आपको यहाँ पर ये बता सकती हूँ कि जो आपका 2024 में पेपर आया था और जो आपका पेपर आया था 2022 में, इसमें कैसे कैसे प्रश्न पूछे गए थे, चूंकि इसके लिए हमने एक अलग से वीडियो बनाया हुआ है। फिर भी चूंकि इसी संदर्भ में बात हो रही है तो हम केवल इकाई 10 में जो बुंदेलखंड से प्रश्न पूछे गए थे वही आपको यहाँ पर बताएंगे, क्योंकि जब हम अपनी पुस्तक पढ़ेंगे, अपने नोट्स पढ़ेंगे, अपनी पाठ्य सामग्री पढ़ेंगे, तो मैं आपको उसका संदर्भ देती जाऊंगी कि देखिए ऐसा प्रश्न आया था इसलिए ये पुस्तक आपके लिए बेहतरीन है। आगे देखते हैं, हम यहाँ पर प्रश्न देखते हैं। ये 2022 का पेपर है आपका। और मेरी एक और सलाह आप अगर मानेंगे तो आपके जितने भी जो पूर्व प्रश्न पत्र है आप उनका अध्ययन जरूर कीजिए। तो देखिए, ये आपका 2022 का पेपर है, यहाँ मैंने हाईलाइट किया हुआ है। तो लोक कला बोली, ये आपका जो आया था, ये प्रश्न आया था आपका लोक साहित्य से, लेकिन इसमें जो मामूलिया है, चौमासा है, इन दोनों पत्रिकाओं का क्या है, संदर्भ आएगा आपको बुंदेलखंड के अंतर्गत। ठीक है, ये दो पत्रिकाओं का नाम आप देखिएगा, तो इन दोनों पत्रिकाओं का नाम बुंदेलखंड के अंतर्गत आएगा, इसलिए हम यहाँ पर मैंने आपको ये बताया है। दूसरा देखिए, बुंदेली, चूंकि ये प्रश्न से ही समझ में आ रहा है, तो ये भी जितने जो कवि हैं इनका नाम भी आपको आएगा। अगला देखिए आप यहाँ पर, अगला प्रश्न देखिए, यहाँ पर पूछा गया था कि निम्नलिखित में से निवड़ी बोली, तो आप निवड़ी तो नहीं, पर फिर भी आप ये समझ लीजिए कि बुंदेली की ही उपभाषा का स्वरूप पूछा गया था, तो ये भी हम देखेंगे एक प्रकार से। अगला देखिए, 2000 जो 22 में आपका प्रश्न पूछा गया था, बुंदेली में जो नौरता है, ये प्रश्न, ये जो शब्द है आप याद रखिएगा। जब अभी हम पढ़ेंगे, आगे शुरू करेंगे, तब ये शब्द आपको दिखाई देगा। इसी तरह से यहाँ पर जो मौनिया है, ये भी आप याद रखिएगा, ये भी अभी हम बुंदेलखंड के अंतर्गत जब पढ़ेंगे तब आपको यहाँ से पता चलेगा। इसी तरह से ठोठिया तो हमने निमाड़ के अंतर्गत देख लिया था। अब हम यहाँ पर देखते हैं जो आपका बुंदेल का रेकड़ी वाद्य यंत्र, तो ये वाद्य यंत्र चूंकि मुझे उस पुस्तक में नहीं मिला, फिर भी मैं आपको इसका जो संदर्भ है वो दिखा दूंगी। फिर एक और बुंदेली उपभाषा से ही प्रश्न पूछा गया था, ये भी आप देखते जाइएगा। इन सभी के नाम, ये सभी नाम आपको आगे देखने मिलेंगे उसी पुस्तक में। ठीक है, मैंने कोशिश की है, जैसे मुझसे पूछा जाता है कि आप एक पुस्तक का नाम बता दीजिए, तो देखिए
ये जो आपको एमपीपीएससी में जितने भी विषय दिए गए हैं, जितने भी शीर्षक दिए गए हैं, तो प्रत्येक विषय में आपको शोध करना है। जैसे अगर आपने मान लीजिए पीएचडी की है या आप कर रहे हैं, तो आप ये समझ लीजिए कि प्रत्येक विषय पे आपको शोध करना है, और मैं भी वही करती हूँ। तो मैंने जितनी भी पाठ्य सामग्री बनाई हुई है, पाठ्य सामग्री ऐसा नहीं कि इंटरनेट से कोई भी उठा लिया है और उसी का देख देख के मैंने किसी का बना लिया। जबकि मैं क्या करती हूँ कि जो कुछ भी पहले से दिया हुआ है उसको क्रॉस करने के बाद जो नई चीजें हैं जो अभी तक किसी को नहीं पता है, मैं कोशिश करती हूँ कि वो चीजें अपनी पाठ्य सामग्री में जोड़ने की कोशिश करूँ। तो उसके लिए मेरे कम से कम 2 पुस्तकें हैं, वो 2 पुस्तकें मैं आपको दिखाती हूँ। 2 शोध ग्रंथ है और कुछ इंटरनेट से ली हुई सामग्री है, वो भी मैं आपको अभी दिखाती हूँ। तो 2 पेपर मैंने आपको, 1 पेपर दिखा दिया। अब 24 का पेपर देखिए। तो ये वाला जो प्रश्न था, मारो नाम वाले, ये मालवा से था। चौमासा पत्रिका, ये मैंने आपको बोला था देखने के लिए, पिछली बार पेपर में भी, इस बार के पेपर में भी। अब देखिए यहाँ पर आप अगला, कि जो आपका लोक नाट्य है, लोक नाट्य के संदर्भ में बुंदेलखंड का एक लोक नाट्य था। और यहाँ पर आप देखेंगे ये, ठीक है, माच क्योंकि मालवा का था, ठोठिया आपका निमाड़ का था, और छाहूर आपका बघेलखंड का था। तो ये खोइया, आप इसको ध्यान में रखिएगा। अगला देखिए यहाँ पर आप, विंध्य कोकिल की उपाधि से, ये भी बहुत अच्छा प्रश्न है। ये भी आप इस जो ये जो शीर्षक है, ये जो उपाधि, आप इसको ध्यान रखिएगा, ये भी अभी आगे आएगा। अगला देखते हैं हम यहाँ पर, बाबा स्वांग। ये भी प्रत्यक्ष रूप से मैं आपको भी दिखाऊंगी उसी पुस्तक में, बाबा स्वांग का भी दिखाऊंगी, गोड गायन का भी आपको वहां पर दिखाऊंगी मैं, और बहन की कजरियों की ये कजरिया भी दिखाऊंगी। तो इस तरह से मैं आपको उसी पुस्तक में, मैंने करीब करीब 90% जो ये जो प्रश्न आए थे बुंदेलखंड से, वो सभी उस पुस्तक में उपलब्ध है। इसलिए मुझे वो पुस्तक उपलब्ध अच्छी लगती है, और ये ऑनलाइन आपको उपलब्ध है। तो पुस्तक दिखाते हैं हम आपको। पुस्तक का नाम है बुंदेली साहित्य का इतिहास। 600 626 626 पृष्ठ की ये पुस्तक है। के भी जो भी मुख्य मुख्य चीज थी, वो भी मैंने इसमें अपने नोट्स में, जो ये नोट्स आप देख रहे होंगे यहाँ पर, तो यहाँ पर मैंने ऐड कर दिया है। ठीक है, और जो प्रमुख चीजें थे, पर मेरा ये पुस्तक दिखाने का उद्देश्य ये है कि आपको भी ये चीज मिल जाए। तो पहले एक सरसरी रूप में दिखा दूं कि यहाँ की बुंदेली के बारे में। और ये पुस्तक दिखाने का एक उद्देश्य मेरा ये भी है कि जितने भी इसमें शीर्षक होते हैं, सब शीर्षकों को या सब महत्वपूर्ण कथनों को एक नोट्स में हम नहीं डाल सकते। क्यों नहीं डाल सकते? उसका कारण है, क्योंकि उसका फिर आपको संदर्भ नहीं पता चलेगा कि अगर मैंने कोई पंक्ति लिख दी है तो उसका संदर्भ क्या था। लेकिन जब आप पुस्तक पढ़ेंगे तो आपको उसका संदर्भ भी मिलने लगेगा। कैसे मिलने लगेगा? जैसे जैसे कोई विषय आएगा तो मैं आपको बता दूंगी कैसे मिलने लगेगा। जैसे मान लीजिए ग्रियर्सन का कोई कथन है, या फिर हजारी प्रसाद द्विवेदी का कोई कथन है, तो जब उस संदर्भ में आया यहाँ किसी टॉपिक में, तो मैंने यहाँ पर आपको दिखा दिया। लेकिन मान लीजिए कि अगर मैं ये एक पूरी कोई कथन है वो मैं अपने नोट्स में रख दूंगी, तो आपको ये समझ में नहीं आएगा कि ये कोटेशन किस संदर्भ में लिया गया है, क्यों बोला गया है, और आपको याद करने में भी बहुत कठिनाई होगी। इसलिए पुस्तक से अगर आप पढ़ेंगे तो आपको बहुत अच्छा रहेगा। 626 पृष्ठ की ये पुस्तक है। आज बुंदेलखंड साहित्य के अंतर्गत, लोक साहित्य के अंतर्गत आपको मैं कुछ ऐसी नई नई चीजें बताऊंगी जो आपने शायद पूर्व में ना सुनी हूँ, और अगर आपने नहीं सुनी होंगी तो मैं ऐसा समझूंगी कि जो मेरी जो मेहनत है, जो मैंने काम किया है इन 5 से 6 दिनों में, वो वहाँ सफल हो चुकी है। तो देखिए बुंदेलखंड के अन्य कौन से नाम है यहाँ पर आप देखेंगे। तो यहाँ बुंदेलखंड के नामों में देखेंगे, इसका नाम एक चेदी जनपद के अंतर्गत भी आता है, डाहल प्रदेश के अंतर्गत भी आता है, दशाण प्रदेश के अंतर्गत भी आता है, भूमि, विंध्य भूमि या विंध्य निलय के अंतर्गत भी आता है, विंध्य पार्श्व, पुलिंद प्रदेश, सावर क्षेत्र। चंदेल कांड में बुंदेलखंड को जेजाग भुक्ति या जेजाग भुक्ति, या फिर आप यहाँ पर जैजा। और ये जो मैं आपको बात बता रही हूँ, ये जो मैं आपको तथ्य दे रही हूँ, ये पुस्तक से लिए हुए तथ्य हैं। ठीक है, ये पुस्तक से लिए हुए तथ्य, तो आप बिल्कुल ही परेशान मत होइएगा। जो जो एक एक शब्द मैं आपको बता रही हूँ, अगर आप मुझसे इसका संदर्भ पूछेंगे तो मैं इसका संदर्भ आपको यहाँ पर दे सकती हूँ। तो ये हमने देख लिए कि बुंदेलखंड के कौन कौन से अन्य नाम है। अगला हम
देखिए, एक चीज़ मैं आपको यहाँ पर बता दूँ कि जो नोट्स होते हैं उससे ज़्यादा पुस्तक पढ़ना क्यों ज़रूरी है, क्योंकि पुस्तकों में बहुत सारे कथन होते हैं। जैसे मान लीजिए, जो मैं आपको पहले बता रही थी, संदर्भ बता रही थी कि कैसे पुस्तक पढ़ना ज़रूरी था। जैसे मान लीजिए यहाँ पर लिखा है बुंदेली के क्षेत्र, एक ये शीर्षक आ गया, एक ये विषय आ गया। अब यहाँ क्षेत्र तो दिए हुए हैं, लेकिन इसी क्षेत्र के संबंध में जो विद्वान हैं उन्होंने अपना कथन दिया हुआ है, तो वो कथन भी हमें पढ़ना ज़रूरी है। हो सकता है उनसे पूछ लिया जाए। जैसे कि यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो जो पंडित शिव सहाय चतुर्वेदी हैं, उन्होंने ये जो सीमा है, कहाँ से, उत्तर में यमुना, दक्षिण में नर्मदा, पूर्व में टोंस, इस प्रकार से उन्होंने इसको मान्यता दी है। फिर यहाँ पर देखिए, पंडित गोरेलाल तिवारी के अनुसार बुंदेलखंड के उत्तर में यमुना का प्रचंड प्रवाह, इस तरीके से, इस तरह से श्रीमती हीरा चतुर्वेदी, ये तो सामान्य से व्यक्ति हैं। और भी ऐसे बहुत सारे विशिष्ट व्यक्ति हैं, जैसे कि पूरनचंद श्रीवास्तव, ये आपका प्रोफेसर बलभद्र तिवारी, डॉक्टर बाबूराम सक्सेना, डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा, उदय नारायण तिवारी। तो जैसे जैसे विषय आते जाते हैं, जैसे मान लीजिए ये विषय आ गया आपका भौगोलिक क्षेत्र का, बुंदेलखंड का, तो उसके बारे में उन्होंने कथन दिया। फिर आगे कोई भाषा का आ जाएगा संदर्भ, तो उसमें विद्वान अपने कथन देंगे। फिर आगे आपका आ जाएगा कवि, रचनाकार, और जो आपका गद्य पद्य है उसके संदर्भ में। तो इस तरह से आपको पुस्तक पढ़ना जरूरी है। और पूरे पुस्तक में क्या है, आपको एक ही जगह पर ये सारी सामग्री नहीं उपलब्ध हो पाएगी, क्योंकि फिर आप उसका, जैसे मान लीजिए यहाँ पर जो मैं रेफरेंस दे रही हूँ, आपको संदर्भ दे रही हूँ, कि कोई एक कथन है जिसमें बोला गया है कि एब्यूलेन ऑफ अवधि में दिए गए मानचित्र में ग्वालियर को बुंदेली के क्षेत्र में दिखाया गया है, और उन्होंने मिर्जापुर और इलाहाबाद को अवधि की पूर्वी सीमा बताया है। ये बाबूराम सक्सेना का कथन है। तो जब आप क्षेत्र के विषय में पढ़ेंगे, तब आपको ये पता चलेगा कि अच्छा, बाबूराम सक्सेना ने ये जो पंक्तियां दी हैं, ये जो कथन दिए हैं, ये किस संदर्भ में दिए हैं। ये दिए हैं बुंदेली के जो क्षेत्र है उसके संदर्भ में ये कथन दिए हुए हैं। इसी तरह से जैसे देखिए, बुंदेली के उद्भव के संदर्भ में यहाँ पर डॉक्टर हरदेव बाहरी ने लिखा है कि यह बात अंतः साक्ष्य से सिद्ध है कि हमारे हिंदी प्रदेश में आर्यों का प्राचीनतम निवास स्थान सारस्वत प्रदेश था, जिसे ब्रह्मवर्त। तो इस तरह से मैं कह रही थी कि ये जो, जैसे हमने जब बुंदेली के उद्भव के विषय में पढ़ा, तो हमको पता चला कि हरदेव बाहरी ने ये कथन इस संदर्भ में कहा था। इसलिए पुस्तक पढ़ना जरूरी है। और ये पुस्तक अगर आप पढ़ेंगे तो आपको हर दूसरे पेज पर एक हाईलाइट करने की जरूर पड़ेगी, क्योंकि बहुत अच्छी पुस्तक है और इससे बहुत सारी नई नई चीजें यहाँ पर दी हुई है। तो चलिए हम शुरू करते हैं। अगर हम बुंदेली के भेद के बारे में बात करें, तो देखिए, अगर हम, ये बुंदेली क्षेत्र है, और बुंदेली क्षेत्र को हम 4 भागों में बांटते हैं: उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम। ये आपका उत्तर, ऊपर साइड उत्तर, और ये आपका आएगा नीचे दक्षिण, ये आ जाएगा आपका पूर्व, और ये आ जाएगा पश्चिम। तो इस तरह से अगर हम देखें तो 4 भागों में हमने बांटा। तो हम पूर्व में अगर देखें, तो पूर्व में आपकी लोधांती, राठौरी, बनाफरी। पश्चिमी में आप देखें कि मुरैनई, विजयपुरी, सिकरवारी, बड़ौदई। इसी तरह से निभट्टा, कुंडरी, त्रिहारी, भदावरी, ग्वालरी, भुवाने की बोली, और तोमरी, तंवरगढ़ी, इस अन्य नामों से भी जाना जाता है। तो हम आगे, जैसे आपको निवड़ी पूछा गया था प्रश्न में, तो वो निवड़ी निभट्ट भी हो सकती है, ठीक है, क्योंकि निवाड़ी भी है वहां पर। तो हो सकता है उस संदर्भ में भी लिया गया हो। कुछ तो थोड़ा सा उसमें कुछ गलत था, कुछ शब्दों का हेर फेर था, तो कुछ इसी तरह से ही आपसे पूछा गया होगा। तो आपको पता होना चाहिए कि बुंदेली के कौन कौन से उपभेद होते हैं। ये तो मैंने आपको संक्षिप्त रूप में बता दिया। चलिए आइए अब हम चलते हैं, थोड़ा सा मैं आपको पुस्तक से विस्तार में बताती हूँ कि क्या है उसके अंतर्गत। तो यहाँ पर देखिए, आप शुरू से हम चालू करते हैं। जैसे हमारा एक संदर्भ है, तो ये देखिए, आप बुंदेलखंड का यहाँ पर आपको मानचित्र दिख रहा होगा। मानचित्र में यहाँ पर देखिए, यहाँ थोड़ा सा आपको क्लियर नहीं होगा, क्योंकि ये जो मानचित्र लिया गया है, ये पुराने संदर्भ से लिया गया है, तो ये आपको ज्यादा अच्छे से दिख नहीं रहा होगा। तो चलिए हम ऐसे ही समझ जाएंगे, क्योंकि मानचित्र हमको याद है, हम ऐसा मान के चल रहे हैं। क्योंकि आपको एक बार अपना जो भी साहित्य शुरू करने से पहले, आप एक बार जो आपका मध्य प्रदेश का मानचित्र है, आप उसको जरूर से ध्यान में रखिए कि आपके कौन कौन से जिले किस किस क्षेत्र में, जैसे बुंदेलखंड के अंतर्गत कौन कौन से जिले आते हैं, बघेलखंड के अंतर्गत कौन से जिले आते हैं, आपके निमाड़ी के अंतर्गत, इस तरह से आपको सभी को याद करना है। तो बुंदेली के विविध रूप में हम मुख्य रूप से जो भाषा है, उपभाषाएं हैं, उनका ही अध्ययन करेंगे। तो शुद्ध बुंदेली सबसे पहले देख लेते हैं। वह रूप है जिसके अंतर्गत दतिया, झांसी, टीकमगढ़, छतरपुर,
पश्चिमी भाग में विदिशा, सागर, जबलपुर, कटनी को छोड़ के दमोह, रायसेन, होशंगाबाद, सिवनी और हरदा तहसील को छोड़ करके नरसिंहपुर क्षेत्र आते हैं। तो अगर आपसे कभी शुद्ध बुंदेली का या शुद्ध निमाड़ी का, मैंने हर जैसे जैसे मैंने अगर निमाड़ पढ़ाया है तो मैंने आपको बोला है कि खरगोन, खंडवा, बड़वानी, खासकर खरगोन, खंडवा ये आपके शुद्ध निमाड़ी के क्षेत्र हैं। फिर जब मैंने आपको मालवा पढ़ाया तो मैंने आपको बताया कि उज्जैन और आपका इंदौर ये आपका क्या है, शुद्ध बुंदेली का क्षेत्र है। इसी तरह से जो आपका झांसी है, दतिया है, सागर है, छतरपुर का मध्य भाग है, ये विशेष रूप से आपके क्या है, शुद्ध बुंदेली के क्षेत्र हैं। अब हम इसको अगर जो भाग में बांटे उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम, तो यहाँ पर हम देखेंगे जो हमारा सबसे पहला आएगा वो आएगा बुंदेली का पूर्वी रूप। तो पूर्वी रूप के हिस्से में कौन कौन से हिस्से आते हैं, जालौन, हमीरपुर, छतरपुर का पूर्वी भाग, पन्ना, जबलपुर। ये जब ऐसे आप देखेंगे तो जैसे मान लीजिए ये पूरा बुंदेलखंड है यहाँ पर, तो इस हिस्से में आता है आपका, ठीक है, इस हिस्से में यहाँ पर आएगा, यहाँ पर। तो ये क्या है आपका बुंदेली का पूर्वी रूप। तो यहाँ पर कौन कौन से जो उपभाषाएं हैं वो हैं, तो सबसे पहले आप देखिए लोधांती या राठौरी रूप। अब ये नाम कैसे पड़ा, तो यहाँ पर दिया हुआ है कि हमीरपुर जिले के पश्चिमोत्तर भाग में राठ तहसील, ठीक है, और जालौन के जिले में उरई तहसील में बुंदेली का ये राठ है ना, ये राठ आप शब्द याद रखिएगा। इस रूप में लोधियों और राठौरों द्वारा अधिक संख्या में प्रयोग करने के कारण इसे क्रमशः लोधांती और राठौरी कहा गया है। थोड़ा थोड़ा संदर्भ दूंगी, ज्यादा नहीं दूंगी, आपका समय बचाऊंगी। फिर बनाफरों की बनाफरी, और ये इस शब्द से मुझे एक चीज ये याद आती है कि कभी अगर आपने जो पूर्व में प्रश्न पत्र देखे होंगे किसके, नेट के, तो उसमें एक बार प्रश्न आपसे पूछा गया था कि जो आल्हा खंड है, ठीक है, वो किस बुंदेली में लिखा गया, बुंदेली की किस उपभाषा में लिखा गया, तो वहां पर उत्तर आपका बनाफरी आएगा। तो बनाफर क्षेत्रियों के बोले जाने के कारण बुंदेली बनाफरी नाम यहाँ पर आपका दिया गया। अगला देखते हैं, बहुत ज्यादा हम विस्तार में नहीं जाएंगे, बस छोटी छोटी चीजें बढ़ाएंगे ताकि आपको उन शब्दों का अर्थ पता चले जो आप शब्द पढ़ रहे हैं। बुंदेली का कुंदरी या कुंडरी रूप, तो केन नदी के जो पश्चिम तटवर्ती भाग है, तो बघेली भाग में है, और यहाँ पर क्या है, हमीरपुर का भी कुछ हिस्सा है। तो उस दोनों के आधार पर इसको कुंडरी के नाम से पुकारते हैं, और इस पे बुंदेली, बघेली और अवधी सभी का प्रभाव यहाँ पर दिखाई देता है। क्योंकि देखिए ये आपका मध्य प्रदेश है, यहाँ पर ये, तो ये इस साइड है केन नदी, है ना, तो यहाँ पर आपका उत्तर प्रदेश भी लग जाता है, और ये आपका रीवा बघेलखंड वाला क्षेत्र क्योंकि सटा हुआ है ना बुंदेलखंड बघेलखंड से, जिस तरह से आपका निमाड़ मालवा से सटा हुआ है उसी तरह से बघेल भी सटा हुआ है। अब देखिए निभट्टा बोली क्या होती है, निभट्टा तिरहारी का ही एक रूप है। तिरहारी आगे हम देखेंगे, जो कि जालौन के पश्चिम उत्तर सीमा में यहाँ पर दिखती है। तिरहारी और निभट्ट, ये जो तिरहारी है, बोला गया कि तिरहारी और निभट्ट में इतना फर्क है कि जहाँ निभट्ट बुंदेली प्रधान है वही तिरहारी क्या है, बघेली प्रधान है। मतलब बहुत 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 इंपॉर्टेंट, आप इसको समझ लीजिएगा कि इन दोनों में क्या मुख्य अंतर है कि तिरहारी बघेली प्रधान है और निभट्ट बुंदेली प्रधान है। तो तिरहारी तो पता चल गया आपको कि तिरहारी क्या है, बघेली प्रधान है। मूल रूप से आपको इतना ही याद रखना है। तिरहारी क्यों बोला जाता है, इसे तिरहारी यानी तीर वाली या फिर किनारे वाली, तीर होता है ना गंगा के तीर, वैसे तीर किनारे वाला तीर, तो तिरहारी मतलब किनारे वाली बोली के रूप में जाना जाता है। ठीक है, इसमें हम ज्यादा और बहुत विस्तार से नहीं जाएंगे। आगे देखते हैं दक्षिणी स्वरूप। अब देखते हैं, अब हम निचले हिस्से का देखते हैं। तो निचले हिस्से में कौन कौन से क्षेत्र आते हैं, तो यहाँ आता है आपका बैतूल, छिंदवाड़ा, सिवनी, बालाघाट, इस तरह के क्षेत्र आते हैं। और क्षेत्र बस आपको यहाँ पर मैं यहाँ बता रही हूँ। अगला देखिए सिवनी जिले, ये भी नीचे आता है, बालाघाट ये भी नीचे साइड आता है। अब पश्चिमी देख लीजिए, तो पश्चिमी में क्षेत्र में क्या क्या आते हैं, शिवपुरी, गुना, विदिशा। अब यहाँ पर देखिए जो मुख्य चीज है, यहाँ पर यहाँ मुरैनी बोली जाती है, मुरैना में बोली जाती है इसलिए इसको मुरैनी कहा जाता है। फिर शौपुरी भी बोला जाता है क्योंकि ये जो राजस्थानी सीमा के निकट होने के कारण बुंदेली का कम और राजस्थानी भाषा का प्रचलन अधिक है। अगर कोई नाम दिया जा रहा है किसी भी क्षेत्र में, चाहे वो फूल के क्षेत्र में हो, चाहे वो किसी नृत्य के संदर्भ में हो, किस संगीत, हर नाम का अपना कोई मतलब होता है। तो अगर ये बुंदेली ही होती तो उसको बुंदेली कहते, शिवपुरी क्यों कहते, क्योंकि इसमें राजस्थानी का जो राजस्थानी भाषा है उसका थोड़ा सा पुट इसमें चला जाता है, इसलिए इसको शिवपुरी बोलते हैं। ऐसी जो मिश्रित भाषा होती है उसका नाम यहाँ पर उन्होंने शिवपुरी दिया। अगला हम देखते हैं, क्योंकि जैसे हमने वहां देखा तिरहारी में कि वो बघेली प्रधान था, तो ये राजस्थानी प्रधान बुंदेली हम इसको कह सकते हैं। अगला हम देखते हैं मुरैना की एक विजयपुरी, विजयपुरी भी एक प्रकार है। अगला हम देखते हैं
पश्चिमी मुरैना में बड़ौदई बोली जाती है, क्योंकि मुरैना के जो पश्चिम भाग है वहां पर क्या है, बड़ौदा क्षेत्र है, और बड़ौदा क्षेत्र के प्रभाव से पश्चिमी मुरैना की भाषा को बड़ौदई कहा जाता है। अगला हम देखते हैं, कुछ थोड़े से और प्रकार देख लेंगे, ये सब बहुत डिटेल में आपको नहीं पढ़ना है, मुख्य मुख्य चीजें पढ़नी है। अब जो एक और प्रमुख है कि बुंदेली के पश्चिम क्षेत्र के अंतर्गत आष्टा, भोपाल, हरदा सभी क्षेत्र को शामिल किया गया है, और आष्टा क्षेत्र में मालवी का प्रभाव है, बुंदेली शब्दों का प्रयोग केवल थोड़ा सा ही है। तो भोपाल क्षेत्र में मुस्लिम सभ्यता और संस्कृति का प्रभाव है, तो बुंदेली भी थोड़ी कम ही है वहां पर, जिस पर उर्दू और खड़ी बोली का प्रभाव अधिक हमको भोपाल में दिखा जाता है। इसी तरह से जो होशंगाबाद है, तो होशंगाबाद की जो हरदा तहसील है उससे बुंदेली प्रभावित, मतलब बुंदेली जो है मालवा और निमाड़ से प्रभावित होती है, तो इसलिए इसको क्या कहा जाता है, इसको भुवाने की बोली कहा जाता है। अगर प्रश्न आपको इस तरह से पूछा जाए कि भुवाने की बोली का संबंध किससे है, बघेली, बघेली, या फिर आपका बुंदेली, या फिर आपका निमाड़ी या मालवी, तो आपको ये पता होना चाहिए कि भुवाने की बोली का संबंध जो है वो आपका बुंदेली से है। मिश्रित बुंदेली है पर है बुंदेली। अब उत्तरी रूप देखिए, और जिन जिन विद्वानों का नाम आता जा रहा है उनके शोध ग्रंथ या पुस्तकों का नाम भी आप उसको क्या कीजिए, हाईलाइट करते रहिए, ताकि इसी के साथ साथ आप पढ़ने के साथ एक काम के साथ दो दो काम करते जाए। तो जो डॉक्टर कृष्णलाल हंस है उनका एक शोध ग्रंथ है जिसका नाम है बुंदेली के विविध रूप। चूंकि इन्होंने बहुत काम किया है इसलिए कृष्णलाल हंस का नाम हमें हमेशा याद रखना है बुंदेली के संदर्भ में। अब हम यहाँ पर देखते हैं, अलग अलग जाति समुदाय के निवास स्थानों के आधार पर भी बुंदेली की भाषा, जो बुंदेली भाषा है उसका नाम हुआ। जैसे सिकरवार धार से निकली सिकरवारी, तोमर या तवर धार से निकली तंवरधारी, भदावर धार से निकली भदावरी, रजपूत धार से निकली रजपूतधारी, जाटव धार से निकली जटवारी, गुजर धार से निकली गुजरधारी, कछवाए धार से निकली कछवाएधारी। तो ये भी कुछ नाम है जो बुंदेली उपभाषा के अंतर्गत आ सकते हैं। तोमरी, तंवरगढ़ी या तोमरगढ़ी, ये आप देखेंगे यहाँ पर। बुंदेल का भदावरी रूप, ये तो इस तरह से आप कुछ कुछ नाम यहाँ पर, जो मैंने वहां छोटे संक्षिप्त रूप में बताया था, थोड़ा सा मैंने इसको यहाँ पर विस्तार में कर दिया। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि जो ग्वालियर है, ग्वालियर के जो उत्तर पश्चिम भाग में भदावरी का रूप प्रचलित है, और कहीं कहीं पहले पुराने समय में ग्वालियरी नाम से जाना जाता था बुंदेली को। अब अगर आ जाए तो आप ग्वालियरी से बुंदेली का जो संबंध है वो स्थापित कर लीजिएगा। ठीक है, तो इस तरह से हमने देखा जो हमारे बुंदेली है, बुंदेली उपभाषा में कौन कौन से क्षेत्र है। अब यहाँ पर फिर से शुद्ध बुंदेली, चूंकि मैं ऊपर बता चुकी थी, फिर से वही लाइन यहाँ पर आई हुई है, तो दोबारा आपको नहीं बताऊंगी। यहाँ पर झांसी जो है, झांसी बुंदेल भूमि और बुंदेली का आधार क्षेत्र है, ये थोड़ा सा आप इसको ध्यान में रखिएगा। चलिए, ललितपुर की बुंदेली ये सब हमको नहीं पढ़ना है। जो कुछ प्रमुख प्रमुख चीजें हैं कि दतिया जिले में जो हमारे मध्य प्रदेश में है उसे पवार पवार या परमार जाति की बड़ी संख्या में लोग निवास करते हैं, इसलिए यहाँ की जो प्रचलित बुंदेली है उसको पंवारी नाम से भी संबोधित किया जाता है। अब देखिए, अब मैं आपको फिर से यहाँ पर ले चलती हूँ 2022 के पेपर में। देखिए, जो जो भी एक एक तथ्य आएंगे उसका संदर्भ आपको स्थापित करना है, आपको पता होना चाहिए कि आप क्या पढ़ रहे हैं और क्यों पढ़ रहे हैं। आप बिल्कुल भी बेवजह कोई सी भी चीजें नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि अगर आप बेवजह चीजें पढ़ेंगे तो उससे आपके जो समय है उस समय का बहुत नुकसान होगा। 2024 के पेपर में हम देखते हैं, आपसे पूछा गया था कि जो पंवारी है भाषा के अंतर्गत, आपसे पूछा गया था पंवारी भाषा और अन्य भाषा। तो इसीलिए जो मैंने यहाँ आपको पंवारी पढ़ाया, तो मैं जैसे जैसे अगर मुझे संदर्भ मिलता जाएगा, क्योंकि इसमें थोड़ा समय लग जाता है आपको दिखाने में, मतलब एग्जैक्ट आपको ये नहीं पता चलता कि कहाँ पर है, इसलिए समय लग जाता है। तो मैं कोशिश करती हूँ कि आपको बस मौखिक रूप से बता दूं, एक दो बार बता दूंगी, ताकि फिर आपको विश्वास हो जाएगा कि मैं जो आपको बता रही हूँ वो वास्तव में आपके जो प्रश्न है प्रश्नों में पूछा गया है। तो पवारी आपसे भी पूछा गया था, अगर आपने अभी अभी थोड़ी देर पहले 2022 का पेपर देखा होगा, वहां पर आपसे पवारी पूछा गया था। किसके संदर्भ में? ये संदर्भ में आपसे पूछा गया था, भाषा के संदर्भ में।
यहाँ पर देखिए आप, बुंदेली उपभाषा के अंतर्गत किस बोली का समावेश नहीं है? तो हमने अभी पवारी देखा, लोधांती देखा, खटोला नहीं देखा। खटोला हम अभी आगे देखते हैं, और मेवाती। ठीक है, तो इस तरह से मैं बता रही थी आपको कि ऐसे संदर्भ यहाँ पर मैंने लिए हुए हैं। चलिए अगला देखते हैं। तो पवारी हमने देख लिया, अब खटोला भी हम आगे देखते हैं। खटोला कहाँ पर आपको मिलेगा? खटोला आपको मिलेगा, ये आपका जो दमोह का क्षेत्र है, दमोह और छतरपुर। तो छतरपुर जिले की जो बोली है उसको सर जॉर्ज गियर्सन ने खटोला बुंदेली कहा है। क्या कहा है? खटोला बुंदेली। तो खटोला भी आ गया आपको। ठीक है, खटोला नामकरण का ऐतिहासिक तथ्य है, और वो तथ्य आप पढ़ लीजिएगा या पॉज कर लीजिएगा, वो पढ़ लीजिएगा, क्योंकि ऐसे बताएंगे तो आपको बहुत समय यहाँ पर लग जाएगा। चलिए, दमोह क्षेत्र और शिवपुरी, गुना, आपका होशंगाबाद, होशंगाबाद के बाद रायसेन। जैसे देखिए, बुंदेली के उद्भव के संदर्भ में यहाँ पर डॉक्टर हरदेव बाहरी ने लिखा है कि यह बात अंतः साक्ष्य से सिद्ध है कि हमारे हिंदी प्रदेश में आर्यों का प्राचीनतम निवास स्थान सारस्वत प्रदेश था, जिसे ब्रह्मवर्त। तो इस तरह से मैं कह रही थी कि ये जो, जैसे हमने जब बुंदेली के उद्भव के विषय में पढ़ा तो हमको पता चला कि हरदेव बाहरी ने ये कथन इस संदर्भ में कहा था, इसलिए पुस्तक पढ़ना जरूरी है। और ये पुस्तक अगर आप पढ़ेंगे तो आपको हर दूसरे पेज पर एक हाईलाइट करने की जरूर पड़ेगी, क्योंकि बहुत अच्छी पुस्तक है और इससे बहुत सारी नई नई चीजें यहाँ पर दी हुई हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं। अगर हम बुंदेली के भेद के बारे में बात करें तो देखिए, अगर हम, ये बुंदेली क्षेत्र है और बुंदेली क्षेत्र को हम चार भागों में बांटते हैं: उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम। ये आपका उत्तर, ऊपर साइड उत्तर, और ये आपका आएगा नीचे दक्षिण, ये आ जाएगा आपका पूर्व, और ये आ जाएगा पश्चिम। तो इस तरह से अगर हम देखें तो चार भागों में हमने बांटा। तो हम पूर्व में अगर देखें तो पूर्व में आपकी लोधांती, राठौरी, बनाफरी। पश्चिमी में आप देखें कि मुरैनई, विजयपुरी, सिकरवारी, बड़ौदई। इसी तरह से निभट्टा, कुंडरी, त्रिहारी, भदावरी, ग्वालरी, भुवाने की बोली, और तोमरी, तंवरगढ़ी इस अन्य नामों से भी जाना जाता है। तो हम आगे, जैसे आपको निवड़ी पूछा गया था प्रश्न में, तो वो निवड़ी निभट्ट भी हो सकती है। ठीक है, क्योंकि निवाड़ी भी है वहां पर, तो हो सकता है उस संदर्भ में भी लिया गया हो। कुछ तो थोड़ा सा उसमें कुछ गलत था, कुछ शब्दों का हेर फेर था, तो कुछ इसी तरह से ही आपसे पूछा गया होगा। तो आपको पता होना चाहिए कि बुंदेली के कौन कौन से उपभेद होते हैं। ये तो मैंने आपको संक्षिप्त रूप में बता दिया। चलिए आइए अब हम चलते हैं, थोड़ा सा मैं आपको पुस्तक से विस्तार में बताती हूँ कि क्या है उसके अंतर्गत। तो यहाँ पर देखिए, आप शुरू से हम चालू करते हैं। जैसे हमारा एक संदर्भ है, तो ये देखिए आप बुंदेलखंड का यहाँ पर आपको मानचित्र दिख रहा होगा। मानचित्र में यहाँ पर देखिए, यहाँ थोड़ा सा आपको क्लियर नहीं होगा, क्योंकि ये जो मानचित्र लिया गया है ये पुराने संदर्भ से लिया गया है, तो ये आपको ज्यादा अच्छे से दिख नहीं रहा होगा। तो चलिए हम ऐसे ही समझ जाएंगे, क्योंकि मानचित्र हमको याद है, हम ऐसा मान के चल रहे हैं। क्योंकि आपको एक बार अपना जो भी साहित्य शुरू करने से पहले आप एक बार जो आपका मध्य प्रदेश का मानचित्र है आप उसको जरूर से ध्यान में रखिए कि आपके कौन कौन से जिले किस किस क्षेत्र में, जैसे बुंदेलखंड के अंतर्गत कौन कौन से जिले आते हैं, बघेलखंड के अंतर्गत कौन से जिले आते हैं, आपके निमाड़ी के अंतर्गत, इस तरह से आपको सभी को याद करना है। तो बुंदेली के विविध रूप में हम मुख्य रूप से जो भाषा है, उपभाषाएं हैं, उनका ही अध्ययन करेंगे। तो शुद्ध बुंदेली सबसे पहले देख लेते हैं। वह रूप है जिसके अंतर्गत दतिया, झांसी, टीकमगढ़, छतरपुर, पश्चिमी भाग में विदिशा, सागर, जबलपुर, कटनी को छोड़ के दमोह, रायसेन, होशंगाबाद, सिवनी और हरदा तहसील को छोड़ करके नरसिंहपुर क्षेत्र आते हैं। तो अगर आपसे कभी शुद्ध बुंदेली का या शुद्ध निमाड़ी का, मैंने हर, जैसे जैसे मैंने अगर निमाड़ पढ़ाया है तो मैंने आपको बोला है कि खरगोन, खंडवा, बड़वानी, खासकर खरगोन, खंडवा, ये आपके शुद्ध निमाड़ी के क्षेत्र हैं। फिर जब मैंने आपको मालवा पढ़ाया तो मैंने आपको बताया कि उज्जैन और आपका इंदौर, ये आपका क्या है? शुद्ध बुंदेली का क्षेत्र है। इसी तरह से जो आपका झांसी है, दतिया है, सागर है, छतरपुर का मध्य भाग है, ये विशेष रूप से आपके क्या है? शुद्ध बुंदेली के क्षेत्र है। अब हम इसको अगर जो भाग में बांटे, उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम, तो यहाँ पर हम देखेंगे जो हमारा सबसे पहला आएगा वो आएगा बुंदेली का पूर्वी रूप। तो पूर्वी रूप के हिस्से में कौन कौन से हिस्से आते हैं? जालौन, हमीरपुर, छतरपुर का पूर्वी भाग, पन्ना, जबलपुर। ये जब ऐसे आप देखेंगे तो जैसे मान लीजिए ये पूरा बुंदेलखंड है यहाँ पर, तो इस हिस्से में आता है आपका। ठीक है, इस हिस्से में यहाँ पर आएगा, यहाँ पर। तो ये क्या है? आपका बुंदेली का पूर्वी रूप। तो यहाँ पर कौन कौन से जो उपभाषाएं हैं वो हैं, तो सबसे पहले आप देखिए लोधांती या राठौरी रूप। अब ये नाम कैसे पड़ा? तो यहाँ पर दिया हुआ है कि
हमीरपुर जिले के पश्चिमोत्तर भाग में राठ तहसील, ठीक है, और जालौन के जिले में उरई तहसील में बुंदेली का ये राठ है ना, ये राठ आप शब्द याद रखिएगा। इस रूप में लोधियों और राठौरों द्वारा अधिक संख्या में प्रयोग करने के कारण इसे क्रमशः लोधांती और राठौरी कहा गया है। थोड़ा थोड़ा संदर्भ दूंगी, ज्यादा नहीं दूंगी, आपका समय बचाऊंगी। फिर बनाफरों की बनाफरी, और ये इस शब्द से मुझे एक चीज ये याद आती है कि कभी अगर आपने जो पूर्व में प्रश्न पत्र देखे होंगे किसके, नेट के, तो उसमें एक बार प्रश्न आपसे पूछा गया था कि जो आल्हा खंड है, ठीक है, वो किस बुंदेली में लिखा गया, बुंदेली की किस उपभाषा में लिखा गया, तो वहां पर उत्तर आपका बनाफरी आएगा। तो बनाफर क्षेत्रियों के बोले जाने के कारण बुंदेली बनाफरी नाम यहाँ पर आपका दिया गया। अगला देखते हैं, बहुत ज्यादा हम विस्तार में नहीं जाएंगे, बस छोटी छोटी चीजें बढ़ाएंगे ताकि आपको उन शब्दों का अर्थ पता चले जो आप शब्द पढ़ रहे हैं। बुंदेली का कुंदरी या कुंडरी रूप, तो केन नदी के जो पश्चिम तटवर्ती भाग है, तो बघेली भाग में है, और यहाँ पर क्या है, हमीरपुर का भी कुछ हिस्सा है, तो उस दोनों के आधार पर इसको कुंडरी के नाम से पुकारते हैं, और इस पे बुंदेली, बघेली और अवधी सभी का प्रभाव यहाँ पर दिखाई देता है। क्योंकि देखिए, ये आपका मध्य प्रदेश है, यहाँ पर ये, तो ये इस साइड है केन नदी, है ना, तो यहाँ पर आपका उत्तर प्रदेश भी लग जाता है, और ये आपका रीवा बघेलखंड वाला क्षेत्र, क्योंकि सटा हुआ है ना बुंदेलखंड बघेलखंड से, जिस तरह से आपका निमाड़ मालवा से सटा हुआ है उसी तरह से बघेल भी सटा हुआ है। अब देखिए, निभट्टा बोली क्या होती है, निभट्टा तिरहारी का ही एक रूप है, तिरहारी आगे हम देखेंगे, जो कि जालौन के पश्चिम उत्तर सीमा में यहाँ पर दिखती है। तिरहारी और निभट्ट, ये जो तिरहारी है, बोला गया कि तिरहारी और निभट्ट पे इतना फर्क है कि जहाँ निभट्ट बुंदेली प्रधान है, वही तिरहारी क्या है, बघेली प्रधान है। मतलब बहुत 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 इंपॉर्टेंट, आप इसको समझ लीजिएगा कि इन दोनों में क्या मुख्य अंतर है कि तिरहारी बघेली प्रधान है और निभट्ट बुंदेली प्रधान है। तो तिरहारी तो पता चल गया आपको कि तिरहारी क्या है, बघेली प्रधान है। मूल रूप से आपको इतना ही याद रखना है। तिरहारी क्यों बोला जाता है, इसे तिरहारी यानी तीर वाली या फिर किनारे वाली, तीर होता है ना गंगा के तीर, वैसे तीर किनारे वाला तीर, तो तिरहारी मतलब किनारे वाली बोली के रूप में जाना जाता है। ठीक है, इसमें हम ज्यादा और बहुत विस्तार से नहीं जाएंगे। आगे देखते हैं दक्षिणी स्वरूप, अब देखते हैं। अब हम निचले हिस्से का देखते हैं, तो निचले हिस्से में कौन कौन से क्षेत्र आते हैं, तो यहाँ आता है आपका बैतूल, छिंदवाड़ा, सिवनी, बालाघाट, इस तरह के क्षेत्र आते हैं। और क्षेत्र बस आपको यहाँ पर मैं यहाँ बता रही हूँ। अगला देखिए, सिवनी जिले, ये भी नीचे आता है, बालाघाट ये भी नीचे साइड आता है। अब पश्चिमी देख लीजिए, तो पश्चिमी में क्षेत्र में क्या क्या आते हैं, शिवपुरी, गुना, विदिशा। अब यहाँ पर देखिए, जो मुख्य चीज है यहाँ पर, यहाँ मुरैनी बोली जाती है, मुरैना में बोली जाती है, इसलिए इसको मुरैनी कहा जाता है। फिर शौपुरी भी बोला जाता है, क्योंकि ये जो राजस्थानी सीमा के निकट होने के कारण बुंदेली का कम और राजस्थानी भाषा का प्रचलन अधिक है। अगर कोई नाम दिया जा रहा है किसी भी क्षेत्र में, चाहे वो फूल के क्षेत्र में हो, चाहे वो किसी नृत्य के संदर्भ में हो, किस संगीत, हर नाम का अपना कोई मतलब होता है। तो अगर ये बुंदेली ही होती तो इसको बुंदेली कहते, शिवपुरी क्यों कहते, क्योंकि इसमें राजस्थानी का जो राजस्थानी भाषा उसका थोड़ा सा पुट इसमें चला जाता है, इसलिए इसको शिवपुरी बोलते हैं। ऐसी जो मिश्रित भाषा होती है उसका नाम यहाँ पर उन्होंने शिवपुरी दिया। अगला हम देखते हैं, क्योंकि जैसे हमने वहां देखा तिरहारी में कि वो बघेली प्रधान था, तो ये राजस्थानी प्रधान बुंदेली हम इसको कह सकते हैं। अगला हम देखते हैं मुरैना की एक विजयपुरी, विजयपुरी भी एक प्रकार है। अगला हम देखते हैं पश्चिमी मुरैना में, मुरैना में बड़ौदई बोली जाती है, क्योंकि मुरैना के जो पश्चिम भाग है वहां पर क्या है, बड़ौदा क्षेत्र है, और बड़ौदा क्षेत्र के प्रभाव से पश्चिमी मुरैना की भाषा को बड़ौदई कहा जाता है। अगला हम देखते हैं, कुछ थोड़े से और प्रकार देख लेंगे, ये सब बहुत डिटेल में आपको नहीं पढ़ना है, मुख्य मुख्य चीजें पढ़नी है। अब जो एक और प्रमुख है कि बुंदेली के पश्चिम क्षेत्र के अंतर्गत आष्टा, भोपाल, हरदा सभी क्षेत्र को शामिल किया गया है, और आष्टा क्षेत्र में मालवी का प्रभाव है, बुंदेली शब्दों का प्रयोग केवल थोड़ा सा ही है। तो भोपाल क्षेत्र में मुस्लिम सभ्यता और संस्कृति का प्रभाव है, तो बुंदेली भी थोड़ी कमी है वहां पर, जिस पर उर्दू और खड़ी बोली का प्रभाव अधिक हमको भोपाल में दिखा जाता है। इसी तरह से जो होशंगाबाद है, तो होशंगाबाद की जो हरदा तहसील है उससे बुंदेली प्रभावित, मतलब बुंदेली जो है मालवा और निमाड़ से प्रभावित होती है, तो इसलिए इसको क्या कहा जाता है, इसको भुवाने की बोली कहा जाता है। अगर प्रश्न आपको इस तरह से पूछा जाए कि भुवाने की बोली का संबंध किससे है, बघेली, बघेली या फिर आपका बुंदेली या फिर आपका निमाड़ी या मालवी, तो आपको ये पता होना चाहिए कि भुवाने की बोली का संबंध जो है वो आपका बुंदेली से है। मिश्रित बुंदेली है पर है बुंदेली।
अब उत्तरी रूप देखिए, और जिन जिन विद्वानों का नाम आता जा रहा है उनके शोध ग्रंथ या पुस्तकों का नाम भी आप उसको क्या कीजिए, हाईलाइट करते रहिए, ताकि इसी के साथ साथ आप पढ़ने के साथ एक काम के साथ दो दो काम करते जाए। तो जो डॉक्टर कृष्णलाल हंस है उनका एक शोध ग्रंथ है जिसका नाम है बुंदेली के विविध रूप। चूंकि इन्होंने बहुत काम किया है इसलिए कृष्णलाल हंस का नाम हमें हमेशा याद रखना है बुंदेली के संदर्भ में। अब हम यहाँ पर देखते हैं, अलग अलग जाति समुदाय के निवास स्थानों के आधार पर भी बुंदेली की भाषा, जो बुंदेली भाषा है उसका नाम हुआ। जैसे सिकरवार धार से निकली सिकरवारी, तोमर या तवर धार से निकली तंवरधारी, भदावर धार से निकली भदावरी, रजपूत धार से निकली रजपूतधारी, जाटव धार से निकली जटवारी, गुजर धार से निकली गुजरधारी, कछवाए धार से निकली कछवाएधारी। तो ये भी कुछ नाम है जो बुंदेली उपभाषा के अंतर्गत आ सकते हैं। तोमरी, तंवरगढ़ी या तुमरगढ़ी, ये आप देखेंगे यहाँ पर। बुंदेल का भदावरी रूप, ये तो इस तरह से आप कुछ कुछ नाम यहाँ पर जो मैंने वहां छोटे संक्षिप्त रूप में बताया था, थोड़ा सा मैंने इसको यहाँ पर विस्तार में कर दिया। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि जो ग्वालियर है, ग्वालियर के जो उत्तर पश्चिम भाग में भदावरी का रूप प्रचलित है, और कहीं कहीं पहले पुराने समय में ग्वालियरी नाम से जाना जाता था बुंदेली को। अब अगर आ जाए तो आप ग्वालियरी से बुंदेली का जो संबंध है वो स्थापित कर लीजिएगा। ठीक है, तो इस तरह से हमने देखा जो हमारे बुंदेली है, बुंदेली उपभाषा में कौन कौन से क्षेत्र है। अब यहाँ पर फिर से शुद्ध बुंदेली, चूंकि मैं ऊपर बता चुकी थी, फिर से वही लाइन यहाँ पर आई हुई है तो दोबारा आपको नहीं बताऊंगी। यहाँ पर झांसी जो है, झांसी बुंदेल भूमि और बुंदेली का आधार क्षेत्र है, ये थोड़ा सा आप इसको ध्यान में रखिएगा। चलिए, ललितपुर की बुंदेली ये सब हमको नहीं पढ़ना है। जो कुछ प्रमुख प्रमुख चीजें हैं कि दतिया जिले में जो हमारे मध्य प्रदेश में है उसे पवार पवार या परमार जाति की बड़ी संख्या में लोग निवास करते हैं, इसलिए यहाँ की जो प्रचलित बुंदेली है उसको पंवारी नाम से भी संबोधित किया जाता है। अब देखिए, अब मैं आपको फिर से यहाँ पर ले चलती हूँ 2022 के पेपर में। देखिए, जो जो भी एक एक तथ्य आएंगे उसका संदर्भ आपको स्थापित करना है। आपको पता होना चाहिए कि आप क्या पढ़ रहे हैं और क्यों पढ़ रहे हैं। आप बिल्कुल भी बेवजह कोई सी भी चीजें नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि अगर आप बेवजह चीजें पढ़ेंगे तो उससे आपके जो समय है उस समय का बहुत नुकसान होगा। 2024 के पेपर में हम देखते हैं, आपसे पूछा गया था कि जो पंवारी है भाषा के अंतर्गत आपसे पूछा गया था पंवारी भाषा और अन्य भाषा। तो इसीलिए जो मैंने यहाँ आपको पंवारी पढ़ाया, तो मैं जैसे जैसे अगर मुझे संदर्भ मिलता जाएगा, क्योंकि इसमें थोड़ा समय लग जाता है आपको दिखाने में, एक मतलब एग्जैक्ट आपको ये नहीं पता चलता कि कहाँ पर है, इसलिए समय लग जाता है। तो मैं कोशिश करती हूँ कि आपको बस मौखिक रूप से बता दूं, एक दो बार बता दूंगी ताकि फिर आपको विश्वास हो जाएगा कि मैं जो आपको बता रही हूँ वो वास्तव में आपके जो प्रश्न है प्रश्नों में पूछा गया है। तो पंवारी आपसे भी पूछा गया था, अगर आपने अभी थोड़ी देर पहले 2022 का पेपर देखा होगा, वहां पर आपसे पंवारी पूछा गया था। किसके संदर्भ में? ये संदर्भ में आपसे पूछा गया था, भाषा के संदर्भ में। यहाँ पर देखिए आप, बुंदेली उपभाषा के अंतर्गत किस बोली का समावेश नहीं है, तो हमने अभी पंवारी देखा, लोधांती देखा, खटोला नहीं देखा। खटोला हम अभी आगे देखते हैं, और मेवाती। ठीक है, तो इस तरह से मैं बता रही थी आपको कि ऐसे संदर्भ यहाँ पर मैंने लिए हुए हैं। चलिए, अगला देखते हैं। तो पंवारी हमने देख लिया, अब खटोला भी हम आगे देखते हैं। खटोला कहाँ पर आपको मिलेगा? खटोला आपको मिलेगा, ये आपका जो दमोह का क्षेत्र है, दमोह और छतरपुर। तो छतरपुर जिले की जो बोली है उसको सर जॉर्ज गियर्सन ने खटोला बुंदेली कहा है। क्या कहा है? खटोला बुंदेली। तो खटोला भी आ गया आपको। ठीक है, खटोला नामकरण का ऐतिहासिक तथ्य है, और वो तथ्य आप पढ़ लीजिएगा या पॉज कर लीजिएगा, वो पढ़ लीजिएगा, क्योंकि ऐसे बताएंगे तो आपको बहुत समय यहाँ पर लग जाएगा। चलिए, दमोह क्षेत्र और शिवपुरी, गुना, आपका होशंगाबाद, होशंगाबाद के बाद रायसेन। तो बुंदेली की भेद देखिए आपने। एक और तथ्य आपको यहाँ पर बता देती हूँ बुंदेली के संदर्भ में, कि ब्रज और कन्नौजी जो दो
आपने और भाषाएं देखी होंगी, ब्रज और कन्नौजी बुंदेली की सहोदराएं हैं, ऐसा कथन दिया हुआ था उसी पुस्तक में। तो मुझे ऐसा लगा कि हो सकता है यह महत्वपूर्ण हो, तो मैंने इस कथन को यहाँ पर लिख लिया है कि जो ब्रज और कन्नौजी हैं बुंदेली की क्या है, सहोदराएं है यहाँ पर। चलिए आगे आगे देखेंगे, लोकगीत, लोक गाथा और आपका जो अन्य प्रकार है गायन के, वो हम सब यहाँ पर देखेंगे। तो सबसे पहले देखिए विभाजन देखेंगे हम इसका लोकगीतों का। लोकगीतों का प्रत्येक विद्वान ने अपने अनुसार अलग अलग बताया है, ठीक है। जैसे कि श्रृंगार काव्य के रूप में और चारागाही लोक काव्य के रूप में, जैसे दीवारी, मौनिया। मौनिया आपको क्या है पूछा गया था प्रश्न पत्र में, कारस, देव धर्मा, सावरी और गहनई की लोक गाथाएं और लोकगीत। वीरता परक लोक काव्य में जैसे राजश्रय जो होते हैं वो वीरता परक होते हैं, पवारे वीरता परक होते हैं। भक्ति परक में क्या आता है आपका, लमटेरा, देवी गीत या नौरता आता है आपका। फिर प्रकृति और ऋतु परक में सावन आ जाता है आपका, राई आ जाता है। संस्कार परक में विवाह के गीत आते हैं, जन्म के गीत आते हैं, जैसे सोहर हो गया आपका, भावर के गीत इत्यादि, ठीक है। तो इस तरह से काव्यों का विभाजन यहाँ पर किया गया है। अगला देखते हैं हम। अगला हम देखते हैं लोकगीत के अंतर्गत कि जो आपके राजश्री पमारे ये वीर गाथाओं में आ गए। फाग, लमटेरा, राई, देवारी, ये सब आपके आगे गीत में जैसे जैसे आता जाएगा चीजें हम वैसे वैसे आपको बताते जाएंगे। ये क्योंकि प्रश्न आया था आपका पूर्व में, पीवाईक्यू में आया हुआ था कि ये कौन सा है। तो चूंकि क्वार मास में जो नवरात्र है, और नवरात्र क्या है, हिंदू धर्म में एक त्योहार के रूप में मनाया जाता है, इसलिए जो आपका नौरता है, इसको हम त्योहार की श्रेणी में रखेंगे। तो नवरात्र जो ये है, ये यहाँ पर आप त्योहार देख सकते हैं। तो ये त्योहार यहाँ पर दिया हुआ है, तो यही प्रश्न आपसे पूछा गया था। अगर आप पूर्व का प्रश्न पत्र देखेंगे तो वहां पर आपको पता चलेगा। तो ये आपका क्या है, ये आपका क्या हो सकता है, त्योहार गीत। त्योहार गीत नौरता यहाँ पर है। अगला हम देखते हैं राछरे। राछरों को अभी हम आगे बहुत विस्तार से देखते हैं। अभी हम गीत के बारे में देख लेते हैं। तो लमटेरा गीत, लमटेरा गीत को यात्रा गीत भी कहा जाता है। अगर आपसे प्रश्न पूछे कि निम्न में से किसको यात्रा गीत के नाम से भी जाना जाता है, तो आप देखेंगे लमटेरा या फिर रमटेरा या फिर बम्बुलिया या फिर टिप्पा या टिप्पे, ठीक है। ये कुछ नाम है जिस नाम से इसको संबोधित किया जाता है, चूंकि इसमें लंबी टेर के गीत होते हैं, ठीक है, जो पर्व या स्नान के लिए नदी, सरोवर या फिर तीर्थ यात्रा को जाते समय मार्ग में गाए जाते हैं, ठीक है। ल के स्थान पे रा होने से इसको रमटेरा कहा गया है, और अर्थ में परिवर्तन कर दिया क्योंकि राम की टेर बार बार होती इस गीत में, इसलिए रमटेरा। फिर इसमें इसको यहाँ पर शिव भक्ति में भी इसको अगर जोड़ लिया जाए, तो साखी के अंत में कह बोलो भाई बम बोले, तो इसको बम्बुलिया भी कहा जा सकता है, टिप्पे भी। मतलब ये इसी के थोड़े थोड़े प्रकार है, थोड़े थोड़े इसमें अगर हम भिन्नता रख दे तो। आगे वीर परक, वीर रस परक काव्य, राष्ट्रीय काव्य धारा हम देखें, राइछो आपका दिखता है जिसमें आल्हा का राइछो, पृथ्वीराज को दरेरो, ठीक है। और कटक आपको दिखेंगे यहाँ पर, ये कटक, ये भी सब गीत के ही प्रकार है, ठीक है। झांसी, कटक। और गायन, गायन की अगर श्रेणी में हम इसको रखेंगे तो ये हमको दिखेंगे। उसके आगे आपका एक आता है, ये सब प्रकार यहाँ पर दिए हुए हैं आपको, ये सब मैंने यहाँ पर रखा है। इसके अलावा एक आता है आपका, यहाँ पर देखेंगे वानिकी, ठीक है, साको, इस तरह से आपको यहाँ पर दिखेंगे। तो अभी हम पुस्तक निकालते हैं अपनी, और पुस्तक में देखेंगे कि कैसा कैसा दिया हुआ है। थोड़ा गीत के बारे में हम यहाँ पर देख लें थोड़ा सा, कि जो राई के बारे में हम बात कर रहे हैं, तो जो बेड़ियों का नृत्य होता है वो राई कहलाता है। केशव की रामचंद्रिका में और जायसी की पद्मावत में इसका उल्लेख हमको मिलता है। और राई को टीकम गांसी जालौन क्षेत्र में टोक कहते हैं, ठीक है। और यहाँ हम देखते हैं कि राई को कोयलिया गीत भी कहा जाता है क्योंकि ये कोयल की कूक से शुरू होती है। और जाति परक गीतों में अगर हम देखें तो ढिमराई गीत होता है, एक होता है आपका ढिमराई गीत जो कि धोबियों के गीत होते हैं जिसमें कपड़े धोने का विषय रहता है। और ढिरिया गीत, चारागाही तो आपने देख ही लिया। इस तरह से ये गीत हम यहाँ पर देखेंगे। कुछ यहाँ पर विशेष जो हमारे बुंदेलखंड के जो गीतकार हैं, लोक गीतकार नहीं, लोक गीत गायक भी हैं, उन सभी के नाम यहाँ पर दिए हुए हैं। ये आपको
पीवाईक्यू में पूछा गया है पुराने में, और अगर जो पूछा जा सकता है उन सबके नाम यहाँ पर हमने दिए हुए हैं। एक और महत्वपूर्ण चीज की जो महेश कटारे हैं वो लोक काव्य में बहुत चर्चित प्रसिद्ध व्यक्ति हैं, इसलिए मैंने उनका नाम लिख दिया, हो सकता है आगे आपसे पूछा जा सके। गोटे, ये मैंने पूरा एक तथ्य यहाँ पर कॉपी पेस्ट कर दिया है क्योंकि प्रश्न आपसे पूछा गया था, तो आपको एक प्रमाण के रूप में दिखाने के लिए यहाँ पर लिखा गया है। तो गोटे क्या है? पारंपरिक लोकगीत है। इसमें कारसदेव की यशोकीर्ति का बखान होता है। गोटे बुंदेलखंड के गड़रिया समुदाय में प्रचलित है। यशोगान है, इसलिए इसको गोटे कहते हैं। विशेष वाद्य यंत्र का प्रयोग होता है जिसको ढाक कहते हैं। और सेम ऐसा ही प्रश्न आपसे पूछा गया था। अब लोक गाथा के बारे में हम देखते हैं। श्री राम शर्मा, कृष्णानंद गुप्त, देवेंद्र सत्यार्थी ने इनका संकलन किया है और उनको विभिन्न भागों में वर्गीकृत किया है। हम देखते हैं आगे। और जैसे कि अगर आप देखेंगे कि जो आपकी गाथाएं हैं, गाथाओं में जैसे धर्मा सांवरे की गाथा, गहनई की गाथा, आलाखंड की लोक गाथा, इन सभी का क्या है? अपना अपना महत्व है। तो चलिए हम देखते हैं, इससे बहुत सारे प्रकार भी हैं, तो उन सभी प्रकारों को हम देखेंगे। तो गाथा से हम शुरू करते हैं, पुस्तक से। क्योंकि आपको यहाँ पर ये लिखा हुआ दिखाई दे रहा होगा, क्योंकि अभी एक बार मैंने पहले वीडियो बनाया हुआ था, लेकिन वो क्या हुआ, किसी कारणवश आपको उसमें आवाज का कुछ इशू हो गया था, तो हमने उसको हटा दिया। ये दूसरा हम वीडियो बना रहे हैं, इसमें आपका लिखा हुआ है। तो अगर प्रश्न आ जाए कि चारागाही पर आधारित कौन सी लोक गाथा है, तो आप बताएंगे धर्मा सांवरी की गाथा। इसको, यह लोक गाथा चारागाही संस्कृति पर आधारित है। ठीक है, अगला हम देखते हैं। अगले में आप देखिए, यहाँ पर आपको दिखेगा रानी सारंगा भारंगा की गाथा, ढोला मारूरा की गाथा। ये पूरा विशेष रूप से डिटेल में दिया हुआ विस्तार से कि क्या कहानी है इसकी। ढोला मारूरा की गाथा आपको मालवा में मिलती है, निमाड़ में मिलती है, और आपको बुंदेलखंड में भी मिलती है। अगला आप देखेंगे संत बसंत की कथा, मुसुरहिन की गाथा, और यहाँ पर आप देखेंगे बेरायठा या बेरायता, बेरायता भी इसको कहा जाता है, या फिर पांडव, जो पांडव चरित्र हैं, पांडवों की कथा, द्रुत कीड़ा या चीरहरण भी इसको कहा जाता है। जैसे आपसे उदयन की कथा पूछा गया था, वैसे आपसे ये भी पूछा जा सकता है। और धांधु भगत, ये लिखा है धांधु भगत की गाथा, ये भी है एक लोक गाथा में। इसके अलावा आप देखेंगे कि जो आपका है महत्वपूर्ण रूप से राछरे, ये भी एक लोक गाथा का प्रकार है, जिसमें कजरियन के राछरे महत्वपूर्ण है। ये है आपका कजरियन के राछरी। ये सब मैंने जो महत्वपूर्ण चीज है उनको हाईलाइट किया हुआ है। चंद्रावली का राछरा, उरई का राछरा, आगे देखेंगे आप यहाँ पर तो आपको मिलेगा लाखन की रानी का राछरा, मथुरावली का राछरा। इसके आगे आपको अपहरण परक राछरे मिलेंगे। यहाँ पर आगे देखें तो उरंग को राछरो, संदेश परक राछरो। फिर इसके बाद जब राचरे हमारे समाप्त हो जाते हैं तो एक यश कीर्ति गान आता है, जिसको कहते हैं बुंदेलखंड में पवारे या पवाड़ा। और ये प्रश्न 2022 में आपसे पूछा गया था कि पवाड़ा का अर्थ किस किस संदर्भ में लिया जाता है, लोकगीत, लोक गायन, पहेलियां, इन सब में। तो उसका अर्थ था आपका लोक गाथा। तो जगदेव को पवारा, ये यशो गाथा है यहाँ पर, और यहाँ दिखा भी है, कुछ विद्वानों ने उसे पवाड़ा कहा है। अगला देखते हैं हम यहाँ पर धीरा विजया की गाथा, कारसदेव की गोटे। गोटे के बारे में आपको बता चुकी हूँ, जो आपको प्रश्न पूछा गया था पीवाईक्यू में। फिर एक और, जैसे राछरे होता है, जैसे आपका पवारा होता है, वैसे एक साके होता है। ये क्या होता है? ये भी वीर और आदर्श प्रधान जो राजा होते हैं उनकी गाथाएं इसमें गा जाती हैं। जैसे राजा धन सिंह को साको, राजा हिंदुपति को साको, इस प्रकार से आपको ये साको है। मधुकर शाह को साको। ठीक है, आगे देखेंगे हम इसमें बानपुर नरेश मर्दन सिंह को साको, प्रवीण राय को साको। और ये प्रवीण राय वही प्रवीण राय हैं जिनका उल्लेख हम केशव के संदर्भ में, केशव दास जो रीतिकालीन के कवि है केशव दास, उनके संदर्भ में देखते हैं, तो ये वही केशव दास के संबंध में उनका साको है। फिर हरदौल को साको, यहाँ आप देख सकते हैं, ये हरदौल को साको यहाँ पर दिख रहा है। आगे फिर देखते हैं सैरा, ये भी एक प्रकार की शैली होती है, एक प्रकार का यशोगान ही होता है। इसमें क्या होता है, जो ऐतिहासिक, सांस्कृतिक, साहित्यिक वैभव से परिपूर्ण जो व्यक्तित्व होते हैं उनकी गाथाएं, शौर्य गीत इसमें गाए जाते हैं। जिसमें इंदल का रण में जाने का सैरा, यहाँ देख सकते हैं आप।
आगे हम देखते हैं वानिकी। वानिकी क्या होता है? ये भी एक प्रकार का शौर्य बखान गीत होता है, जिसमें क्या करते हैं, जो वीर होते हैं, वीरों का बखान किया जाता है, उनकी समाज के प्रति उनका जो समर्पित भाव है, और वही भाव वो अपने इन काव्यों में लाते हैं, तो उनको हम क्या कहते हैं, वानिकी कहते हैं। तो इस प्रकार से हमने लोक गाथाओं में क्या क्या प्रकार होते हैं वो देखे बुंदेलखंड। इस वर्ष यानी कि 2024 में पूछा गया था, एक खोइया। तो ये मूल रूप से क्या है, ये बुंदेलखंड का नहीं है, क्योंकि किसी ये अवध में, हरियाणा में और आपके इस तरह से क्षेत्रों का ये ज्यादा है। पर यहाँ पर हमारे बुंदेलखंड में इतना नहीं है, लेकिन थोड़ा थोड़ा इसका स्वरूप हम स्वांग के अंतर्गत देख सकते हैं। तो जो खोइया है वो स्वांग के अंतर्गत ही आ जाता है। तो इस तरह से बहुत विशेष नहीं है, लेकिन चूंकि अब पूर्व में पूछ चुका है, इसलिए आप इसको ध्यान रखिएगा। तो मूल रूप से बुंदेलखंड के क्षेत्र में नहीं आता है। स्वांग के अंतर्गत जरूर आता है खोइया, और स्वांग कई प्रकार के होते हैं, हम थोड़ा सा भी आगे देखेंगे। और इसी स्वांग में जो आपसे पूछा गया था वो बाबा स्वांग पूछा गया था। ठीक है, तो पहले हम बुंदेली लोक नाट्य मूल रूप से देख लेते। एक तो स्वांग आ गया आपका, दूसरा आ गया नौटंकी, फिर नौटंकी के बाद कांडरा, कांडरा के बाद भड़ैती, भड़ैती के आगे देखेंगे आप रामलीला, रहस, ठीक है, और राई। ये मूल रूप से आपके हैं, और कुछ एक दो हैं वो हम और देख लेते हैं। तो हम लोक बुंदेली लोक नाट्य साहित्य के अंतर्गत देखते हैं प्रहसन। ठीक है, और इसमें अगर कुछ नाम देखें तो जैसे अटकन चटकन, अब्बक दब्बक, अंजर पंजर, इतन इतन पानी, इली मिली दो बालें आई, डुक्को डुक्को, ये कुछ इस तरह के प्रहसन यहाँ पर हैं। और आगे देखते हैं गौरैया, गौरैया भी प्रहसन है एक प्रकार का। और आगे हम देखेंगे स्वांग में, ये भी हास्य विनोद व्यंग्य कटाक्ष का स्वरूप होता है इसमें। स्वांग का अर्थ होता है नकल करना। बाबा स्वांग में स्त्रियां दी हुई है कि ये स्त्रियों द्वारा खेला जाता है, और जब लड़के के विवाह में जब बारात चली जाती है तो घर में स्त्रियां बाबा स्वांग खेलती हैं। और इसमें ये रहता है कि सिर्फ ये, इसमें आपसे ये पूछा गया था कि जो स्वांग है बाबा स्वांग में, इसमें क्या होता है, पुरुषों का जो है, पुरुषों का निषेध होता है, और ऐसा ही प्रश्न आपसे पूछा गया था। तो वो उस पुस्तक में तो नहीं था, लेकिन दूसरे पुस्तक में वो एक लाइन लिखी हुई थी, जिसमें ये बताया गया था कि जो बाबा स्वांग होता है उसमें जो पुरुष है, पुरुषों का निषेध होता है। और क्योंकि जब आपका एक प्राविधिक उत्तर कुंजी आई थी, तो उसमें ये बताया गया था कि पुरुषों और बच्चे देख सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। जो श्रृंगार परक होता है, जिसको बाबा स्वांग कहते हैं, तो इसमें क्या होता है, ये केवल महिलाओं का है, इसी पुस्तक में दिया हुआ है। अभी यहाँ नहीं मिल रहा है, लेकिन ये है कि पुरुषों के जाने के बाद स्त्रियां इसको घर में खेलती हैं। ठीक है, खेलती हैं यानी स्वांग रचते हैं। अब आगे हम देखते हैं इसी में स्वांग के बाद लीला नाट्य, जिसको रास लीला, रहस या रामलीला भी कहते हैं। भणैती कांडरा यहाँ विशेष प्रचलन में है। कांडरा और भड़ेती हमने देख लिया, थोड़ा सा हम डिटेल में भी आपको हम वहां पर बता देंगे। रहस या रासलीला बुंदेली रासलीला का एक प्रकार है। भड़ैती क्या है? भड़ैती है जो कि आपके भाड़ होते हैं, जो नाट्य शास्त्र है, भरत मुनि का नाट्य शास्त्र है, उसमें जो भाड़ है उसी से निकला हुआ है। और आपका जो कांडरा है, कांडरा क्या है, निर्गुण ब्रह्म के स्वरूप में जब नृत्य या गायन या नाट्य किया जाता है तो वो कांडरा कहा जाता है, निर्गुण से इसका संबंध है। नौटंकी आपको पता है, बहुत विशेष बताने की जरूरत नहीं है। नृत्य नाट्य में बरेदी अमोनिया, ये पूछा गया था आपसे। ठीक है, बरेदी या नृत्य ये जो आपके अहीर होते हैं उनके द्वारा किया जाता है। राई अभी बता दिया। तो जैसे राई है, बरेदी है, और आपका कांडरा, ये लोक नाट्य में भी आते हैं, आपके गीत में भी आते हैं, और ये आपके आएंगे, नाट्य में आए, गीत में और नृत्य में भी आते हैं। बहुत सारी चीजें हैं ऐसी जो आपकी कहीं नृत्य में मिल जाएंगी, कहीं गीत में मिल जाएंगी, कहीं नाट्य में। ऐसी सहरा, सहरा हमने लोकगीत लोक गाथा के अंतर्गत भी देखा था, ये नृत्य भी है। नौरता भी हमने देखा था, नौरता आपको नृत्य भी मिलेगा। ठीक है, देवी की उपासना में 9 दिन तक व्रत करने वाले जवारों के साथ मंदिर जाते हैं, नौरता। ठीक है, तो इस तरह से आपको जो अ, बुंदेली साहित्य के अंतर्गत जो आपका लोक नाट्य है वो इस तरह से आपको यहाँ पर मिलेगा। ठीक है, रहस, रामलीला और भड़ैती,
बढ़ती में क्या क्या होता है यह सब कुछ यहाँ पर दिया हुआ है। साज सज्जा कैसे होती है, श्रृंगार नहीं करते हैं, जिसके पात्र होते हैं वो क्या करते हैं, कोई भी श्रृंगार नहीं करते हैं। कांडरा जो मैंने बता दिया निर्गुण ब्रह्म वाला है। तो क्या है, जब रासलीला को उत्कर्ष मिला तो उसकी प्रतिक्रिया में निर्गुण ब्रह्म के भक्तों ने कांडरा नृत्य का विकास किया। इसका प्रतीत हम कैसे, इसकी उत्पत्ति कैसे, जैसे रासलीला में कृष्ण की तरह होती है, तो कान्ह से कानड़ा और कानड़ा से कानरा या फिर कानरा ऐसे हुआ होगा, ऐसा माना जाता है। नौटंकी में देखिए, नौटंकी तो वैसे आपको पता है जो वास्तव में बिहार उत्तर प्रदेश में ज्यादा प्रसिद्ध है। पर अगर हम बुंदेलखंड के संदर्भ में देखें तो यहाँ ऊदल का ब्याह, मलखान का ब्याह, धांधु या धांधु, ठीक है, इनका नाम याद रखिएगा, किसी भी संदर्भ में आपसे पूछा जा सकता है। उरड़, उदल हरण, सुरजावती का झूला, लाखन का ब्याह या कामरू की लड़ाई, इस तरह से आपके जो बुंदेली लोक नाट्य यहाँ हमने